सभी को नमस्कार। आज की क्लास हम कुछ सवालों के साथ शुरू करेंगे और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम लोगों का तीसरा क्लास होगा और धीरे धीरे हम अपने स्टैंडर्ड को ऊंचा यानी बढ़ाते चलेंगे और जितने लेवल तक के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो सारे कॉन्सेप्ट सारे तरीके मैं आपको बताऊंगा। आपको केवल मेरे वीडियोज़ यानी मेरे साथ आपको मेरे वीडियो में बने रहना है, पैसेंस बना के रखना है। धीरे धीरे हम सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। आइए देखते हैं हमारी सवाल क्या है आज का। पहला सवाल ये है कि फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, यानी क्वेश्चन हम समझाते हैं, पहले लिख लेंगे कि एक हमारा ट्रायंगल है जिसका वर्टिसेस दे रखा है -2, -3, फिर दे रखा है -1 और 0 और एक है 7 और -6। अब ये कहता है कि आपको वो सर्कम सेंटर निकालना है और आपको रेडियस भी फाइंड करनी है, यानी सर्कम रेडियस भी फाइंड करनी है। सबसे पहले सर्कम सेंटर और सर्कम रेडियस क्या होता है ये आपको पता है कि जब किसी सर्कल के अंदर कोई हम ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, ये समझ रहे हो आप, तो इसके सेंटर से जो वर्टिसेस की दूरी होती है वही सर्कम रेडियस कहलाता है। यानी इस तरह से हम कहेंगे कि ये 3 जो है वो हमारा सर्कम रेडियस है और जहाँ ये तीनों पॉइंट मिलते हैं, यानी जहाँ ये दिख रहा है आपको सेंटर, वही हमारा सर्कम सेंटर है, जिसे हिंदी में हम परिकेंद्र के भी नाम से जानते हैं और सर्कम रेडियस को परित्रिज्या कहेंगे। क्लियर हो रही है बातें? इसमें क्या हम लोग ज्योमेट्री में पढ़े थे कि जहाँ भी सर्कम रेडियस होती है वो आपस में बराबर होता है। क्यों? ऐसा आपको खुद दिख रहा है कि जो ये सर्कल है उसका रेडियस ही तो ये सर्कम रेडियस के जैसा है। तो अगर हम कहें यहाँ से कि अगर ये ए, बी और सी और सर्कम सेंटर अगर हमारा ओ है तो ए ओ बराबर बी ओ बराबर ओ सी, यानी सी ओ का वैल्यू होगा, क्योंकि ये तीनों हमारा क्या है, सर्कम रेडियस है। अब ये तीनों वर्टिसेस आपको दे रखे थे। ए का वैल्यू -2, -3 है, बी का वैल्यू -1 और 0 है और सी का वैल्यू 7 और -6 है। पूछता है आपसे ओ का वैल्यू, यानी ओ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसके बाद सर्कम रेडियस का वैल्यू कितना होगा। क्लियर है? क्वेश्चन हमारा अभी तक बस इतना कहा था, आपको हमने लैंग्वेज में नहीं लिख करके आपको हमने समझाया है। ये क्वेश्चन आप समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हमें सेंटर चाहिए, सर्कम सेंटर चाहिए, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट को हम अगर x और y लेट कर ले तो कोई प्रॉब्लम होगा? आप कहोगे जी बिल्कुल नहीं। तो जब आपके पास ये चीज़ें पता है कि AO का वैल्यू BO के बराबर है, तो किसी भी हालत में हमें x और y का वैल्यू चाहिए और जब हमें x और y का वैल्यू मिल जाएगा तो हम यहाँ डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और आपको रेडियस भी मिल जाएगा। और रेडियस तो बराबर है, तो या तो आप AO का मान निकालोगे, BO का मान निकालो या OC का मान निकालो, वो हमें R का ही वैल्यू देना है जिसे हम सर्कम रेडियस के नाम से जानते हैं। तो उसको निकालने से पहले आपको सर्कम सेंटर की तो ज़रूरत पड़ेगी। O का वैल्यू चाहिए और O का मान निकालने के लिए आपको x और y का मान चाहिए। तो बारी बारी से आपको समझना पड़ेगा कि अभी हमने कहा कि सर्कम रेडियस जो होता है आपस में बराबर होता है, यानी AO का वैल्यू अगर BO के बराबर है तो हम यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला लगा करके ये कह सकते हैं कि जो हमारा AO स्क्वायर होगा वो BO स्क्वायर के भी बराबर होगा। ठीक है? और आपने पढ़ा है डिस्टेंस फार्मूला में AO स्क्वायर यानी स्ट्रेट एंगल लाइन जो होगा उसका डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से यही करते हैं कि x + 2 का स्क्वायर। क्लियर हो रही है? समझ रहे हो ना आप? AO का वैल्यू, फिर y + 3 का स्क्वायर, ये जो बराबर होगा वैल्यू वो किसके बराबर होगा, BO के बराबर होगा। और BO हमारा है x + 1 का स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 0 लिखा हो, यानी x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का जो स्क्वायर करना था वो हमने किया। आइए इसे सॉल्व कर ले। ये हमारा x का स्क्वायर है प्लस b का स्क्वायर प्लस 4x, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और 2ab। ये हो गया x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर
2x और प्लस y का स्क्वायर। जो वैल्यू कैंसिल हो रहा है x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, हमने वैल्यू को कैंसिल किया, उसके बाद और कोई वैल्यू कैंसिल हो रहा है तो आप कहोगे जी नहीं। तो 4x 2x यहाँ है, माइनस करेंगे तो 2x मिलेगा, 6y और यहाँ कहीं y का वैल्यू नहीं दिख रहा तो आप बिल्कुल वहाँ y नहीं लिखोगे और हमें यहाँ केवल 6y दिखा। अब देखते हैं, यहाँ 4 है और यहाँ 9 है, तो 9 4 13 में से 1 गया, ये हमारा है 12, यानी ये प्लस 12 बराबर 0। समीकरण हमारा पहला एक मिल चुका है, 2x प्लस 6y प्लस 12 का मान 0 के बराबर। अब बढ़ते हैं, इसी तरह से हम फिर से एक दो लाइन को फिर से बराबर करेंगे और इस बार हम करेंगे BO और OC को बराबर कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को भी बराबर करके या फिर आप फिर से x और y का रिलेशन निकाल सकते हो। यानी यहाँ से हम फिर से BO का स्क्वायर और OC का स्क्वायर को बराबर करेंगे, फिर से दोनों में हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो पहला इक्वेशन हमें मिल चुका है, इसे रहने देते हैं और हम मिटाते हैं ये सारी चीज़ों को, क्योंकि आप समझ रहे हो कि क्या हम कर रहे हैं यहाँ पे। ये बहुत आसान है। मिल चुका है हमें पहला इक्वेशन। दूसरे इक्वेशन निकालने के लिए, क्योंकि दो जब तक वैल्यू आपको नहीं मिलेगी तब तक x और y का वैल्यू आप नहीं निकाल पाओगे, तो फिर से हम दो वैल्यू निकालने के लिए एक बार यहाँ से x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर करेंगे, फिर एक बार x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का स्क्वायर। क्लियर हो रहा है? आइए देखते हैं। अब यहाँ से ये x स्क्वायर है, ये 1 है, प्लस 2x प्लस y का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 14x, फिर से प्लस y का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और 2ab यानी 12y, x स्क्वायर y स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर कैंसिल हो गया। हमें यहाँ 2x 14x यानी 16x का वैल्यू, y का वैल्यू कहीं और नहीं दिख रहा है तो माइनस का 12y कर लिए, जो यहाँ पे लिखा हुआ था। अब यहाँ है 9 6 15 और 4 3 7 1 8 85 और यहाँ पे 1 है, हम इसे क्या करेंगे, वैल्यू को घटा लेंगे, यानी ये 84 मिल गया हमें। अब 4 से वैल्यू कैंसिल हो रहा है तो 4x 3y 21 और नीचे हमें मिला था 2x प्लस 6y, 2x प्लस 6y बराबर माइनस 12। ये हमारे पास दो इक्वेशंस मिल चुके हैं। अब इन दोनों इक्वेशनों को हल करके हमें x और y का मान मिल जाएगा। तो जब हम 2 से गुना कर, यहाँ हम क्या करते हैं, ऊपर वाले वैल्यू को 2 से गुना कर लेते हैं, तो 8x माइनस 6y बराबर 21 दूना 42। ये प्लस और माइनस का कैंसिल हो गया, 8 2 10x और ये अब बताओ हो गया हमारा कितना, 30। तो x का वैल्यू कितना, 3, यानी x का वैल्यू हमें मिल चुका है 3। ठीक है ना, ये x का वैल्यू 3 है और x का वैल्यू आप कहीं और रख लोगे, समीकरण हम 2 में ही रख लेते हैं x का वैल्यू। तो x का वैल्यू 3 रखने के बाद 3 दूना 6 प्लस 6y का मान माइनस 12 के बराबर, तो 6y का मान माइनस 12 और माइनस 6 माइनस यानी 18 और y का मान 6 तिया 18 माइनस का 3, यानी जो हमें वैल्यू मिला है एक x का प्लस 3 और y का माइनस 3, ये जो होगा हमारा वो होगा सेंट्रॉयड यानी सरकम सेंटर। जो हम c यानी सरकम सेंटर का जो वैल्यू निकाले वो 3 और माइनस का 3 निकाले। अब आपसे रेडियस पूछ रहा था, तो रेडियस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों के बीच में डिस्टेंस फार्मूला फिर से लगाएंगे और डिस्टेंस फार्मूला निकाल करके हम रेडियस निकालेंगे। तो रेडियस निकालने के लिए 3 प्लस 2 यानी 5 का स्क्वायर 25, फिर से माइनस 3 और प्लस 3, ये तो कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पे केवल 0, यानी रेडियस हमारा कितना था, 5, यानी हमारा ये था आंसर। क्लियर हो पाई आपको कि सरकम सेंटर और सरकम रेडियस कैसे हम निकाल पाए। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब बस समझाना था आपको कि अगर ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएं तो आप किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे।
चलिए, ये था हमारा -2, अच्छा -2 -1 और +7/3, यानी ये हो गया 3/4/3, नहीं ठीक है। चलिए, ये था हमारा सरकम सेंटर और सरकम रेडियस निकालने का तरीका। अब बढ़ते हैं आगे दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न ये है कि अगर a का वैल्यू 0 0, v का वैल्यू 3 और π/2 और c का वैल्यू 3 और π/6। आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि 3 पॉइंट है हमारा a, b और c, बताना है कि विच टाइप ऑफ ट्रायंगल्स है, विच टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ये किस तरह का ट्रायंगल होगा। अगर आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है कहीं भी, तो क्या आप ऐसे क्वेश्चंस किए हो कि आपको इस तरह का क्वेश्चन मिला है, ए बी का जो वैल्यू है वो रेडियन के वैल्यू में दे रखा है, रेडियन में दे रखा है, और आपसे पूछता है कि विच टाइप्स ऑफ ट्रायंगल है। लेकिन हमने आपको सिखाया है कि दो पॉइंटों के बीच की दूरी कार्टेशियन में कैसे निकालेंगे और पोलर में कैसे निकालेंगे। आप सभी को याद है क्या? अगर याद है तो आपको हमने पोलर में सिखाया था डिस्टेंस निकालने के लिए कि r1 का जो स्क्वायर होगा r2 का जो स्क्वायर होगा -2r1 × 2r2 × cos θ2 - θ1 या θ1 - θ2। क्या ये याद है आप सभी को? जहाँ आपको पता है जो कोऑर्डिनेट होता है पोलर में वो r और थीटा होता है। कोई पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट होगा तो r और थीटा होगा। तो इस तरह से दो पॉइंट थे, एक r1 θ1 और दूसरा पॉइंट r2 θ2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने निकाला था इस फॉर्मूला के तहत। क्लियर हो रही है बातें? तो अगर आपके पास कोई 3 पॉइंट है इस तरह से a, b और c, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? अगर ये ट्रायंगल का पॉइंट होगा तो a, b, b, c और c चाहिए। आइए बारी बारी से हम निकालने की कोशिश करेंगे। तीनों लाइन, तीनों डिस्टेंस की दूरी है ना, तीनों साइड का डिस्टेंस हम निकालेंगे। और पहले अगर हम ए बी निकालने की कोशिश किए तो आपको गौर से समझना पड़ेगा कि जब ए बी निकालेंगे तो r1 का स्क्वायर, यानी ये हमारा r1 और θ1 है, तो ये r2 और ये θ2 के बराबर होगा। r1 तो हमारा 0 है ना, तो आप स्क्वायर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस r2 में 3 का स्क्वायर -2। अब यहाँ देखना r1 × r2, तो r1 तो 0 है, अब कोई भी वैल्यू से गुना करोगे ये पूरा नंबर 0 मिलने वाला है, तो हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये यहीं पर इसको हम ख़त्म करेंगे। यहाँ पे हमें केवल और केवल क्या देखने को मिला? तो आप कहोगे सर ए बी का वैल्यू 3 देखने को मिला है। अब आइए बढ़ते हैं बी सी के तरफ। जब BC का वैल्यू आप निकालोगे तो देखोगे r1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जब BC होगा तो ये r1 और θ1 और ये r2 और θ2 का काम करेगा। r1 हमारा 3, r2 भी 3, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 -2 r1 × r2, यानी 3 गुना 3 × cos θ2 - θ1, θ2 - θ1, यानी क्लियर हो रहा है आपको। दोनों के बीच का क्या लेना है? डिफरेंस लेना है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कैसे लेंगे? एलसीएम लेने के बाद 6, यानी 3π - 2 यानी π/3। क्लियर हो रहा है? अब आप बताओ यहाँ से कि ये जो वैल्यू है वो 9 9 18 -3 तिया 9 दूनी 18 और cos π/3 का मतलब 60, यानी 1/2, यानी ये वैल्यू कितना हो गया? 9 हो गया, यानी ये भी हो गया हमारा 3। उसके बाद ए बी बी सी, अब निकालेंगे ए सी। जब ए सी का वैल्यू हमें निकालने की ज़रूरत पड़ेगी तो सेम यहाँ से फिर वही चीज़ें हैं। ए सी निकालने के बाद r1 हमें 0 है, तो जब एक वाला वैल्यू यहाँ पे 0 मिलेगा तो ये पूरा वैल्यू 0 होने वाला है। केवल आपको r2 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 मिलेगा और फिर से ये 3 मिलेगा। अब आपको दिख रहा है AB का वैल्यू 3, BC का वैल्यू 3 और AC का भी वैल्यू 3। अगर AB, BC और C ये तीनों साइड आपस में बराबर होंगे तो वो कैसे त्रिभुज होंगे? आपको होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। और यही था हमारा इस प्रश्न का उत्तर। समझ पाए आप सभी लोग? क्लियर हुई ये डॉट आप सभी को ना, कि अगर आपके सामने इस तरह के रेडियंस में भी वैल्यू आ जाए तब आपको बिल्कुल नहीं सोचना है और आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपने ट्रायंगल किया होगा जो वैल्यू आपको सभी न्यूमेरिकल फॉर्म में होते थे, रेडियन फॉर्म में नहीं होते थे।
इसलिए हमने ये बताया आपको। चलिए, अब ये कुछ सवाल थे और एक और सवाल है क्या? एक और सवाल है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस आर। अब देखो, आपको एक चतुर्भुज है, उसका एरिया निकालना है और उसके वर्टिसेस दे रखे हैं। वर्टिसेस कुछ इस तरह से है, -3 2 7 -6 -5 -4 और 5 और 4। क्वेश्चन आपका ये है कि आपको किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए जिसके वर्टिसेस A, B, C और D इस तरह से फॉर्म में दिया हुआ है। क्लियर है? आपको बताए थे हम कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जब एरिया निकालना होगा तो आपको क्या करना है और कौन सा तरीका लगाना है। सबसे लास्ट में जो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए बताया था कि आपको करना कुछ नहीं है, -3 2 लिखना है, 7 -6 लिखना है, -5 -4 लिखना है, 5 और 4 लिखना है, फिर से वही चीज़ रिपीट करना है जो सबसे ऊपर में था। उसके बाद अल्टरनेट फॉर्म में इस तरह से, क्लियर हो रही है? फिर आपको इस तरह से, यानी इस वाले सीरीज से आपको गुना करना था तो इस तरह से गुना करते चलिएगा और फिर ये वाले नंबर को गुना करके घटा दीजिएगा, लास्ट में आपके सामने आंसर रहेगा। क्लियर है? आप कर लोगे, आप कोशिश करना करने का। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आ जाए, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, ऑक्टागोन है, कोई भी तरह का फिगर आ जाए और उसका एरिया की बात करें, आप ऐसे आसानी से निकाल पाओगे। आइए बढ़ते हैं। अब कल हमने आपको ट्रायंगल में जब एरिया निकालना सिखाया था तो वहाँ पे हमने सेंट्रॉयड और इनसेंटर की भी बात किया था। आपको यहाँ पे देखिए, हमने बोला कि सेंट्रॉयड और इनसेंटर क्या था? सेंट्रॉयड और इनसेंटर। सेंट्रॉयड किसे आप कहते थे? याद है सभी को? सेंट्रॉयड क्या होता था? जहाँ पे मीडियंस हैं मिलते थे, जितने भी मीडियंस हैं ट्रायंगल में मिलते थे, वहाँ हम उसे कहते थे सेंट्रॉयड। क्लियर हो रही है? इनसेंटर किसे कहते थे? तो आप कहोगे सर जहाँ पे एंगल बाइसेक्टर मिलते थे, यानी जहाँ पे एंगल बाइसेक्टर आपको मिलेगा, बाइसेक्ट करेगा जिस पॉइंट पे, उसे हम इनसेंटर के नाम से जानते हैं। आपको बता दें, दो सेंटर और होता है, एक जिसे हम ऑर्थो सेंटर और जिसे हम एक सरकम सेंटर, अभी भी हम जिक्र किए थे सबसे पहले उसी क्वेश्चन का, सरकम सेंटर की बात करेंगे। क्लियर हो रही है? ऑर्थो सेंटर क्या होता है और सरकम सेंटर क्या होता है, दोनों में फ़र्क समझना है आपको। कि सरकम सेंटर वैसा सेंटर होगा, जब हम पहले एक फिगर से समझाते हैं कि जहाँ पे किसी भी ट्रायंगल में किसी भी वर्टिसेस से उसके अपोजिट एंगल पे अगर हम लंब डालेंगे, जैसे ये हमारा वर्टिसेज है, इसका अपोजिट एंगल ये हो गया, ये हमने लंब डाला, ठीक है। ये हमारा वर्टिसेज है, इसके अपोजिट एंगल पे हमने क्या किया? एक लंब डाला, यानी परपेंडिकुलर डाला। अब ये दोनों परपेंडिकुलर जहाँ पे मिलेगा वही होगा हमारा ऑर्थो सेंटर, यानी परपेंडिकुलर अगर एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वही हमारा है क्या? ऑर्थो सेंटर। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा एक दूसरे को, परपेंडिकुलर अगर एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट करेगी वो हमारा क्या कहलाएगा? ऑर्थो सेंटर। सरकम सेंटर समझेंगे क्या होगा। सरकम सेंटर में क्या फ़र्क है? सरकम सेंटर में परपेंडिकुलर बाइसेक्ट जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट क्या होता है समझना है आपको। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होता है कि जिस भुजा पे हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं वो भुजा को वो दो बराबर भागों में बांट रहा है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। क्यों? बात फिर से समझिएगा। हमने बोला कि सामने वाली भुजा पे आप लंब डाल रहे हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो लंब डालेंगे वो बीचों बीच में ही आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि जब हम परपेंडिकुलर किसी भी सामने वाले भुजा पे डालेंगे तो वो पूरे भुजा को बराबर भागों में बांटेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं कि जो हमारा परपेंडिकुलर है वो सामने जिस भुजा पे है वो भुजा को बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट खींचेंगे और ये दोनों जहाँ पे मिलेगा वो हमारा होगा सरकम सेंटर, यानी ये केवल परपेंडिकुलर लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, लेकिन ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर हो रही है? आप समझ पा रहे हो? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट आपका सरकम सेंटर के नाम से हम जानेंगे। क्लियर हो रहा है?
सेंट्रॉइड को आप जी से भी जानते हो, डिनोट करते हो, इन सेंटर को आप आई से डिनोट करते हो, ऑर्थो सेंटर को आप एच से और सरकम सेंटर को आप सी से डिनोट करते हो। क्लियर हो रही है ना बातें? आप ऐसे डिनोट, ये नोटेशन है कि हम इसे एक सैम्बल से डिनोट करते हैं, मिटाएं इसे। आइए इसके पीछे एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, वो हम समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपने यूलर्स लाइन का नाम सुना होगा, शायद नहीं सुने हो। अगर नहीं सुने हो तो समझ लो यहाँ पे आप, यूलर्स लाइन क्या होता है कि अगर हम कोई भी ट्रायंगल में, समझना है ये हमारा ऑर्थो सेंटर है, ठीक है, एच, और ये हमारा इन सेंटर है, सॉरी ये हमारा सरकम सेंटर है सी, यहाँ से हमने पॉइंट बनाया, और ये हमारा है सेंट्रॉइड। फिर से समझना है कि कहीं भी हमारा एक ऑर्थो सेंटर होगा, एच जिसे हम कहते हैं, एक है हमारा सेंट्रॉइड जिसे हम जी या सी के नाम से, जी के नाम से जानेंगे, और एक है हमारा सरकम सेंटर जिसे हम सी के नाम से जानते हैं। ये तीनों पहले समझ में आई आपको बातें। चलिए सरकम सेंटर क्या होता है, आपको पता है कि ये जो लाइन होगी, थोड़ा सा अच्छे से बनाते ताकि ये बीचों बीच में आता, इस तरह से ये जो लाइन होगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलने से बनता है हमारा सरकम सेंटर। क्लियर है ना? उसके बाद एज क्या होता है, तो हम भुजा कोण से सामने वाले भुजा पे अगर लंब डालेंगे ना, तब वो हमारा बनेगा ऑर्थो सेंटर जिसे हम एज के नाम से जानते हैं। और आपको सेंट्रॉइड पता है क्या होता है, जहाँ पे मेडियंस मिलती है, और मेडियन आपको पता है कि पूरे, इसे यहाँ कर देते हैं, मीडियन भी जो होगा वो आपको दोनों चीज़ समझना है कि मीडियन में भी हमने ये बताया था कि मीडियन अगर सामने वाले भुजा पे आती है तो ये बराबर भाग में बांटेगी, यानी मीडियन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोनों एक जैसा काम कर रहे हैं। समझ रहे हो बात को आप? तो एच जी सी, इसे हम बस दिखाएं यहाँ पे, इसे हम बाहर निकाल के लिख रहे हैं कि हमारा जो एक पॉइंट दिखा एच जी सी, ये आपस में कोलिनियर होता है। क्या हमने बोला? एच जी और सी ये आपस में कोलिनियर होता है, और जो रेशियो होगा इसका 2:1 का होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग बातें थी जो समझना था आपको कि यहाँ से जो रेशियो है वो 2:1 का रेशियो होगा। किसके किसके बीच? एच जी रेशियो जी सी का जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा। इसे ही, यानी इस लाइन को ही हम कहेंगे यूलर लाइन के नाम से जानते हैं। यूलर लाइन के नाम से जानेंगे किसको? जब हमारा एच जी और सी यानी ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर कोलिनियर हो जाए, उसे हम यूलर लाइन के नाम से जानेंगे। और रेशियो यानी जी जो है वो दोनों इस लाइन को किस रेशियो में बांटेगा, तो आप कहोगे 2:1 में बांटेगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको ज्योमेट्री में देखने को मिलेगा। इसका प्रूफ ही है, वैसे बहुत आसान प्रूफ है क्योंकि मीडियन भी 2:1 का होता है, और ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है। तो जिस रेशियो में सिमिलर ट्रायंगल का साइड होगा वही रेशियो यहाँ भी होगा एच जी से जी सी का। क्लियर है ना? तो ये प्रूफ हम नहीं करते, केवल आपको इन्फॉर्मेशन के लिए हमने इतनी सारी बातें बताई हैं। आइए आगे बढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। आज हम स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करेंगे। ये था हमारा बैक इन्फॉर्मेशन जो अभी तक हमने कल जो पढ़ा है, और इससे रिलेटेड जो कुछ और एक्स्ट्रा बातें हो सकती थी हमने आपको बताने की कोशिश की है। आइए आज हम सीखेंगे स्ट्रेट लाइन के बारे में। क्लियर है सभी को? स्ट्रेट लाइन, हाँ चलिए, स्ट्रेट लाइन आप जानते हो सभी लोग। स्ट्रेट लाइन होता क्या है? बस ये स्ट्रेट लाइन है हमारा, ढेर सारे पॉइंट को मिलने से क्या बना है? स्ट्रेट लाइन बना है, और वो सारे पॉइंट एक कोलिनियर होंगे, है ना? वो सारे पॉइंट एक सिद्ध एक रेखा पे होंगे, तब हमें वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। स्ट्रेट लाइन का जो जनरल इक्वेशन होता है वो हमारा होता है x प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये सभी को पता है। स्ट्रेट लाइन का जो जनरल इक्वेशन होगा वो x प्लस बी बाई प्लस सी बराबर 0 होगा, और ये जहाँ हमारा a, b और c जो होता है वो कांस्टेंट कहलाता है। ये बातें अभी तक जो हमने पढ़ा है, और ये स्ट्रेट लाइन में कि a, b और c जहाँ हमारा कांस्टेंट है, और आपको पता है x और y जो होगा वो वेरिएबल होता है।
ये बातें है कि अगर कहीं प्लेन में आपका कोई स्ट्रेट लाइन है तब, लेकिन जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात किए थे वहाँ पर हमने आपको एक बात बताया था कि जो ये प्लेन होगा वो यूक्लिड प्लेन होगा, और जब ये स्ट्रेट लाइन यूक्लिड प्लेन में आएगा तब इसका इक्वेशन बदल जाता है। वही आज हम सीखेंगे कि कितने प्रकार के ये इक्वेशन बनाते हैं यूक्लिड लाइन में। इसे हटाए अभी। सबसे पहले एक ये देखना है कि आपको एंगल इंक्लाइनेशन क्या होते हैं। एंगल इंक्लाइनेशन समझना है आपको। वो एंगल इंक्लाइनेशन ये होता है कि जब कोई लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है। जैसे हमने एक लाइन बनाया यहाँ पे और हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये है, आपको देखना है कि एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज आपको समझ में आती है बातें। एंटी क्लॉकवाइज अगर हम यहाँ से यहाँ तक गए वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। और ये लाइन यहाँ से एक्स एक्सिस के साथ अगर बनाएगा तो वो क्लॉकवाइज में बनाएगा। दो बातें समझनी है कि जो एंटी क्लॉकवाइज होता है वो हमें पॉजिटिव एंगल देगा और जो क्लॉकवाइज होगा वो हमारा नेगेटिव एंगल देगा। ये दो बातें आपको पता है। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल देता है और क्लॉकवाइज जो होगा अगर हम घूमेंगे तो वो हमें नेगेटिव एंगल देगा। ये होता है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। जैसे अगर हम यहाँ से यहाँ तक गए तो 45 डिग्री का एंगल बनाया, तब आप बताओ ये 135 डिग्री का एंगल बनाएगा। समझ में आ रही है आपको बातें। तो ये जो है हमारा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है एंटी क्लॉकवाइज में। उसी तरह से अगर हम इस स्ट्रेट लाइन को इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो आप कहोगे कि सर यहाँ से देखना है एंटी क्लॉकवाइज में। आपको क्लियर हो रही है। अगर ये फिर से 45 डिग्री है तो ये इस बार हमारा 135 डिग्री होगा। यही हमारा है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, यानी एक्स एक्सिस के साथ कोई भी लाइन कितना डिग्री का एंगल बना रहा है। अब ये जो एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ उसे ही हम जानते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन के नाम से। कहाँ हम पहुँच रहे हैं आपको पता है, क्योंकि आपने एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन देखने के बाद आप देख रहे हो कि एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ का वो एंगल बना रहे। तो जब आप ये कुछ ना कुछ डिग्री का एंगल बनाएगा तो उसी को हम कहते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन। यानी अब हम पॉइंट पे पहुंच चुके हैं कि आज हम पढ़ने वाले क्या हैं। यानी ये हम पढ़ने वाले हैं आज पूरी तरह से कि स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है। सबसे पहले स्लोप ऑफ अ लाइन को हम अगर डिनोट करेंगे वो हमारा tan थीटा इक्वल टू m के बराबर होगा, है ना। कि अगर स्लोप ऑफ लाइन दिखाना है तो tan थीटा का जो वैल्यू है वो m के बराबर है। m यहाँ पे जो स्लोप होगा हमारा वो तीन तरह से हम दिखाएंगे स्लोप ऑफ अ लाइन को। एक तो है कि अगर हमारा गौर से समझते रहना है कि स्लोप ऑफ लाइन अगर जो हमारा है वो तीन तरह से क्या होगा कि जब m का वैल्यू 0 से बड़ा हो, m का वैल्यू जब 0 से छोटा हो और m का वैल्यू 0 के बराबर हो और m का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाता है। ये कब पॉसिबल है ये समझेंगे। यानी स्लोप 0 से बड़ा, स्लोप 0 से छोटा, स्लोप 0 के बराबर और स्लोप का वैल्यू इनफाइनाइट कब हो जाएगा ये समझना है बारी बारी से। एकदम आराम से समझते चलेंगे। बहुत बेसिक चीज़ें हैं। आज के बाद कब भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इन सारे टॉपिकों में, एकदम बिल्कुल आसानी से आपको समझनी है। देखिएगा, अभी हमने बोला कि एक्स एक्सिस के साथ कोई लाइन अगर जितने डिग्री का एंगल बनाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा, ठीक है। तो समझना है कि आपको आसानी से समझना है कि 0 से वैल्यू स्लोप का बड़ा कब होगा, जब ये चीज़ें आपको गौर से समझना है। ये जितना इसके साथ एक्स एक्सिस के साथ जितना ज़्यादा एंगल का कोण बनाएगा, जितना ज़्यादा खड़ा होगा, समझ रहे हो आप बात को, वो वैल्यू 0 से बड़ा होगा, ठीक है। समझ में आई। आइए अगर हम बोले कि अगर ये इस तरह का कोई लाइन है तो आपको स्वाभाविक है ये दिखेगा कि यहाँ पर जो डिग्री है थीटा का और जो यहाँ पर थीटा का डिग्री है, दोनों में कौन सा बड़ा वैल्यू है। तो आप कहोगे कि अगर ये नीचे की अपेक्षा ऊपर का वैल्यू ज़्यादा खड़ा होगा तो हमें वो वैल्यू 0 से बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि ये वैल्यू
झुक चुका है, यानी थीटा का वैल्यू क्या हुआ है, कम हुआ है। तो उस कंडीशन में एम का जो वैल्यू होगा वो 0 से छोटा होगा। एम का वैल्यू 0 के बराबर कब होगा, जब आप किसी भी स्ट्रेट लाइन को एक्स एक्सिस के पैरेलल रखते हो। तो जब एक्स एक्सिस के पैरेलल रखोगे तो यहाँ पर एम का वैल्यू 0 के बराबर होगा, यहाँ पर एम का वैल्यू 0 से बड़ा होगा और यहाँ पे वैल्यू 0 से छोटा होगा। m का वैल्यू इनफाइनाइट कब होता है, तो आपको समझना है कि जब m का वैल्यू इनफाइनाइट उस कंडीशन में होगा जब हम x एक्सिस के वर्टिकली एक लाइन खींचते हैं उस स्ट्रेट लाइन का, यानी स्ट्रेट लाइन जो है वो x एक्सिस का वर्टिकली है यानी बाई परपेंडिकुलर है, तब उस कंडीशन में जो m का वैल्यू होगा वो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। ये था हमारा स्लोप का 4 कंडीशन कि m का वैल्यू 0 से बड़ा कब होगा, m का वैल्यू 0 से छोटा कब होगा, m का वैल्यू 0 के बराबर कब होगा और m का वैल्यू इनफाइनाइट कब होगा। आई होप आपको समझ में ये बातें आई होंगी स्लोप वाली। और जब वैल्यू m का 0 से बड़ा होता है तो वो पॉजिटिव स्लोप होता है, जब m का वैल्यू 0 से छोटा होता है तो वो नेगेटिव स्लोप होता है। क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है। आइए, स्लोप होता क्या है देखना है आपको कि जब कोई 2 पॉइंट्स हमारे सामने हैं इस तरह से कि अगर ये x1/1 है और ये x2/2 है, तब हमें यहाँ से गौर से समझना है कि अगर ये थीटा एंगल होगा तो ये भी एंगल थीटा होगा, है ना, क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों एंगल लाइन पैरेलल है और ये इंटरसेक्ट कर रहा है उस लाइन को, तो ये अल्टरनेट एंगल थीटा है तो ये थीटा है। अगर हम टैन थीटा की बात करें तो आप कहोगे कि टैन थीटा लंब बटा आधार होता है, नामकरण हम नहीं कर रहे हैं, आपको समझना है ये लंब है और ये आधार है। लंब कैसे निकलेगा, जब पूरे बाई 2 का वैल्यू y1 में घटाएंगे, यानी टैन थीटा बाई 2 माइनस y1, और आधार कैसे निकलेगा, जब पूरे x2 का वैल्यू x1 में घटाएंगे, यानी x2 माइनस x1 मिल चुका है टैन थीटा। इसी को आप कहते हो स्लोप ऑफ अ लाइन, यानी m का वैल्यू y2/1 x2 माइनस x1। ये तो सिंगल लाइन, ये तो हमारा 2 पॉइंट्स था, यानी एक लाइन में 2 पॉइंट होते हैं, वो दोनों पॉइंट का हमने क्या निकाला, स्लोप निकाला। अगर यही आगे बढ़ जाता और एक और लाइन, एक और पॉइंट मिलता हमें, वो पॉइंट इस तरह से अगर हम लिखते कि x2/2 x1/1 और x और y, तब फिर से वही फॉर्मूला आप लगाते कि हमें टैन थीटा का जो वैल्यू है, यानी जो m का वैल्यू है, वो क्या मिलता आपको, x माइनस x1 बटा y माइनस y1 बराबर x माइनस x1 बटा y माइनस y1। उसी तरह से, अच्छा इसे उल्टा लिखना है ना, सॉरी, ये लिखना था y माइनस y1 बटा x माइनस x1 बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। क्या ये क्लियर हो पाया आपको, क्या ये सही है, समझ में आ रही है आपको। यहीं से हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इसी को हम क्या कहेंगे, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। और अगर इसे थोड़ा सा सजा के लिखना होगा तो y माइनस y1 को हम लिखेंगे y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 और इनटू में यहाँ से x माइनस x1, या इसी को लिखना चाहेंगे तो y माइनस y1 बराबर, ये वैल्यू किसके बराबर है, m के बराबर, और x माइनस x1 के बराबर होगा। क्या ये समझ पाए आप वैल्यू को, ये समझ पाए कि y माइनस y1 जो होगा वो m इंटू एक्स माइनस x1 के बराबर होगा। और यही इक्वेशंस ऑफ लाइन है। अगर आपके सामने स्लोप दिया हुआ हो तो, जब स्लोप नहीं हो तब आपको ये वैल्यू लगाना है, ये फॉर्मूला लगाना है लाइन ऑफ इक्वेशन के लिए, और स्लोप निकालने के लिए आपको ये चीज़ें आपको पता है। क्या आप m को y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 को आप ऐसे लिख सकते हो, यानी m जो है वो डेल्टा y बटा डेल्टा x के बराबर है, क्योंकि डेल्टा y जो होगा वो डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन y एक्सिस, और डेल्टा x जो होगा वो डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ इन x एक्सिस। क्लियर हो रही है बातें, समझ पा रहे हो आप।
स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, फिर इससे हम आगे बढ़ के बात करेंगे। चलिए देखिए, अभी जो हमने आपको फॉर्मूला दिखाया उसको प्रूफ करने का एक और तरीका है। आपको अच्छा अगर इस तरह का कुछ क्वेश्चन आ जाए, समझना है पहले कि अगर ये चीज़ें हमारा वो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, वाई एक्सिस को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कोई क्वेश्चंस तो नहीं यहाँ पे ना था, देखना है, सही है। ये इंटरसेप्ट होगा कि अगर वो कोई लाइन बाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रहा है, यानी अगर ये डिस्टेंस हमारा सी के बराबर हो इंटरसेप्ट वाली लाइन पे, और यहाँ से कोई पॉइंट इस तरह से आता हो जो हमारा एक्स और बाई के बराबर है इस तरह से, तो आप इसको क्या करोगे, समझना है गौर से कि अगर हमें चाहिए tan थीटा का वैल्यू, ये थीटा है हमारा, tan थीटा का वैल्यू चाहिए तो ये भी थीटा होगा हमारा, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है और पैरेलल लाइन है और ये लाइन बाइसेक्ट कर रहा है, तो tan थीटा का अगर वैल्यू निकालना होगा तो आप क्या करोगे कि ये लंब है और ये आधार है, तो लंब निकालेंगे कैसे, तो आप कहोगे बाई माइनस एक्स होगा, और अगर आधार की हम बात किए तो आधार तो पूरा हमारा का एक्स है ना, ये तो ये एक्स हो गया आधार हमारा। और अब समझना है tan थीटा जो होगा वो क्या होगा, m के बराबर होगा, यानी कि ये वैल्यू y माइनस एक्स बटा एक्स होगा, यानी y बराबर वैल्यू mx, अच्छा सॉरी ये y माइनस c है ना, क्योंकि ये c है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, c करेंगे, सॉरी ये c करेंगे, यानी y बराबर mx प्लस c, ये है हमारा लाइन ऑफ इक्वेशन। अगर आपके सामने कोई y एक्सिस पे इंटरसेप्ट करेगा c डिस्टेंस के साथ, तब हम वहाँ पे m मतलब स्लोप लगाएंगे और x आपको पता है पॉइंट होगा, और बाई निकालने की अगर ज़रूरत पड़े, यानी इस तरह से अगर इक्वेशन बनाना होगा आपको, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। गौर से समझना कि अगर यही दो पॉइंट होता हमारा, यानी बाई वन बराबर m x1 प्लस c, उसी तरह से बाई टू बराबर mx2 प्लस c, क्योंकि डिस्टेंस तो कांस्टेंट है हमारा बाई एक्सिस पे, तो अगर दोनों को हम घटाएंगे तो y1 माइनस y2 बराबर m कॉमन लेंगे और x1 माइनस x2, और c तो इक्वल है तो यहाँ 0 मिलेगा। क्या अभी आप ये फॉर्मूला देखे थे, y1 माइनस y2 बराबर m इंटू x1 माइनस x2, अभी हमने ये फॉर्मूला प्रूफ किया था पीछे, तो आप यहाँ से भी ये फॉर्मूला प्रूफ कर सकते थे कि एक लाइन ऑफ इक्वेशन हमारा ये मिलेगा, उसके बाद जो पहले वाली फॉर्मूला थी उसे हमने यहाँ भी प्रूफ करके दिखाया। क्या आपको इंटरसेप्ट समझने में प्रॉब्लम हो रही है? इंटरसेप्ट क्या होता है जो बताते हैं, जैसे अगर एक्स एक्सिस पे अगर लाइन ए और 0 है, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही है, तो ये इसका मतलब ये होगा कि ये एक्स एक्सिस पर ए इंटरसेप्ट कर रहा है। अगर बाई एक्सिस पे कोई पॉइंट 0 और बी होगा, इसका मतलब है कि बाई एक्सिस पे बी डिस्टेंस को इंटरसेप्ट कर रहा है, यानी बी डिस्टेंस हम ड्रॉ कर रहे हैं। उसी तरह से अगर एक्स एक्सिस पे यानी एक्स एक्सिस का इक्वेशन दिखाना होगा तो y बराबर 0 कहेंगे, और जब y एक्सिस पे इक्वेशन दिखाना होगा तो x बराबर हम 0 कहेंगे। क्या ये सब बातें छोटी छोटी पता है आपको? ये सब तो बहुत आसान चीज़ें हैं कि एक्स एक्सिस पे अगर कोई इक्वेशन दिखाना है तो y बराबर 0, और y एक्सिस पे अगर कोई इक्वेशन दिखाना है तो x बराबर 0, और अगर इंटरसेप्ट की बात करेंगे तो x एक्सिस पर ये a डिस्टेंस चला है और y एक्सिस पर ये b डिस्टेंस चला है। ठीक है, समझ पा रहे हो आप? तो ये हमने देखा कि स्लोप और इंटरसेप्ट के बीच किस तरह का रिलेशन होता है, और आई होप आपको सही समझ में आई होगी सारी बातें। और ठीक है, फिर आज जो भी हमारा टास्क था, यानी आज जो हमने किया
वो स्लोप ऑफ लाइन के बारे में समझा कि किसी भी लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे और किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे कैसे निकाल सकते हैं, है ना। कितने भी तरह से हमने इक्वेशन निकालने की कोशिश किया। अच्छा, एक बात और, ये जो अभी हमने देखा कि y बराबर mx प्लस c है, c इंटरसेप्ट था बाई एक्सिस पे, अभी तो सिखाया हमने कि ये बाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रहा है, ये डिस्टेंस c है। अगर यही लाइन बाई एक्सिस से होकर के ना गुजर के सेंटर से यानी आपके ओरिजिन से गुजरता तो c का वैल्यू किसके बराबर हो जाता, आप कहते 0 के बराबर। तो उस कंडीशन में जो y का वैल्यू होगा वो mx के ही तो बराबर होगा। ये भी बात समझ में आई आपको कि अगर ये लाइन सेंटर से होकर गुजरे तब c का वैल्यू 0, क्योंकि बाई एक्सिस पे कोई डिस्टेंस नहीं होगा, उस कंडीशन में y का वैल्यू mx के बराबर होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आइए फिर नेक्स्ट क्लास में भी, नेक्स्ट वीडियोज़ में इससे और अच्छे कॉन्सेप्ट और इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे शेष वीडियो को देखते रहिए। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।